सर ये मैंने आउटस्टैंडिंग अमाउंट की डिटेल्स मेल कर दी। सर मैं निकलती हूँ। अरे रुको, इतनी जल्दी क्या जानेगी? सर मैं ड्रिंक नहीं करती। लेकिन खुश तो करती हो ना? हुँ? आज रात मुझे खुश कर दो। क्या कहती है? ज्यादा ना सती सावित्री बनने की जरूरत नहीं है। मैं और नवीन तुम्हारे और मुकेश के बारे में सब कुछ जानते हैं। और सोचो, मुकेश की वाइफ को पता चल गया तो तुम्हारा क्या होगा? मुकेश तुम्हें धक्के मार के निकाल देगा। फिर तुम्हारी माँ का क्या होगा? सर मैं मानता हूं कि मैंने साक्षी का कई बार फायदा उठाया है, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा है सर। एक मजबूर लड़की को उसकी मां की बीमारी का बहाना बनाकर तूने ब्लैकमेल किया। भले ही ये कंफर्म नहीं हुआ है कि साक्षी को तूने नहीं मारा, लेकिन ये कंफर्म है तूने उसे एक्सप्लॉइट किया। यही रखो इसे। सर नारायणी के हिसाब से यही वो लड़का है जो साक्षी के साथ उस बंगले में आता था। ऐसा लग रहा है देखा है मैंने इसे, पर फिलहाल पहचान में नहीं आ रहा। हाँ देखा था। साक्षी की सीडीआर को चेक किया। सुरेश के बेटे आर्यन और साक्षी के बीच कई बार बात हुई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि साक्षी के मर्डर वाले दिन भी आर्यन ने साक्षी को फोन किया। यस, ये आर्यन है। शर्मा ये देखो इसका हेयर स्टाइल। आर्यन ही वो लड़का है जो साक्षी से मिलने वो कंपनी के बंगले में जाता था। एक सेकेंड, पापा ऑफिस में नहीं है और ना ही नलिन अंकल। तेरे पापा तो ऑलरेडी हमारे मेहमान हैं, और अच्छा है नलिन में यहाँ नहीं है, क्योंकि तेरे से सवाल करते तो खामा-खा अड़ंगा लगाता। क्या मुझसे सवाल? क्यों? केबिन में बात करें? केबिन में क्यों, यहीं कीजिए सबके सामने। ठीक है, अगर तुझे प्रॉब्लम नहीं है तो यही पूछ लेते हैं। साक्षी को तू कितनी अच्छी तरह से जानता था? साक्षी मैं नहीं जानता था। झूठ बोलता है। इस कंपनी में एम्प्लॉय थी वो, और बोलता है नहीं जानता। हाँ मतलब मैं उसे एम्प्लॉय की तरह जानता हूँ, बट पर्सनली नहीं। तो फिर कंपनी के बंगले में उससे क्यों मिलने जाता था? एक सेकेंड, क्या बोले जा रहे हैं आप? कुछ ही मत बोलिए आप। कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। आई विटनेस है हमारे पास, जिसने तुझे और साक्षी को उस बंगले में कई बार देखा था। 4 मार्च को जिस दिन साक्षी का मर्डर हुआ, तेरे फोन की लोकेशन उसी बंगले के पास की है। बोल, क्यों मारा साक्षी को? क्यों मारा? बताओ वरना यहीं हड्डियां तोड़ूंगा मैं तेरी, वो भी सबके सामने। बोल। और क्या करता मैं सर? मैंने उस साक्षी को कितनी बार वार्न किया, उससे भीख तक मांगी कि वो मेरे पापा से नहीं मिले, पर वो मेरी एक नहीं सुनती थी। मेरी माँ उसकी वजह से कितना परेशान हो रही थी। नहीं, कहाँ था मतलब? ऑफिस में तो नहीं थे। सारे दिन ऑफिस में रहता हूँ क्या? बाहर मीटिंग्स भी होती हैं। हाँ, ऑफिस में साक्षी के साथ मीटिंग के लिए जगह नहीं मिलती तो बाहर मीटिंग करते हो। पापा, मेरे मामलों से ना दूर है। मतलब वरना क्या? हाँ बोलो, वरना क्या? अरे बात तो पूरी करके जाओ, वरना क्या? ये हमारी घर की हर रोज की कहानी हो गई थी सर, तो हमने सोचा कि हम इस झगड़े को सुलझा देते हैं। तो हमने साक्षी को कंपनी के बंगलों में बात करने के लिए बुलाया। लेकिन मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। तुम्हें अपने पापा से बात करनी चाहिए। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। ये घटिया काम करिए, तुम अमीर बनना चाहती हो ना? मैं तुम्हें मेरी फैमिली बर्बाद नहीं करने दूंगा। बेहतर होगा कि तुम ये जॉब छोड़ दो। और छोड़ दो क्या, तुम्हें ये जॉब छोड़ना ही पड़ेगा। मैं नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें जो करना है तुम कर लो। तुम ये बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही हो। लेकिन मेरे लिए यही अच्छा है। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की लाश के लिए पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम बस मेरे पापा का पीछा छोड़ दो, बस। तो उस बंगले के पास में रहने वाली नारायणी को लगा कि तुम दोनों की लड़ाई दो प्यार करने वालों की नोकझोंक है, और तुम दोनों की आपस में लड़ाई हुई थी ना? साक्षी को मुझ पर विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि मैं अपना प्रॉमिस नहीं निभाऊंगा, इसलिए उसने पापा से मिलना बंद नहीं किया। दिन पे दिन
मेरे घर के हालात और खराब होते जा रहे थे, तो फाइनली मैंने गन का सहारा लिया। गन कहां से मिली? पापा की कार की सीट से। मुकेश अंकल की मौत के अगले दिन जब मैं हर रोज की तरह जॉगिंग पे जा रहा था, पापा बहुत गुस्सा होते अगर उन्हें मालूम पड़ता कि मैंने उनकी गन छुई है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं उन्हें बताऊंगा ही नहीं। इसलिए पापा के डर से मैंने उस गन को सेफ जगह छुपा दिया। लेकिन सर स्ट्रेंजली पापा ने कभी उस बारे में जिक्र ही नहीं किया। कभी कभी तो मेरा मन करता था कि मैं पापा को ही मार दूं मैं, लेकिन पापा को मार के मेरी माँ को विधवा बना के सर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो मैंने फाइनली सोचा कि मैं एक आखिरी बार साक्षी को मिलता हूँ, और हम फाइनली 4 मार्च को 6 बजे मिले। मैं अंदर नहीं जाऊंगी, तुम्हें जो बोलना है यही बोलो, और मैं इस जगह दोबारा नहीं आऊंगी। ठीक है, तो इसे मेरी फाइनल वार्निंग समझ ले और मेरे बाप से मिलना छोड़ दे। तो तू अपने बाप से क्यों नहीं बोलता कि वो मेरा इस्तेमाल करना छोड़ दे? मैं नहीं बोल सकती क्योंकि वो मेरी जरूरतें पूरी करता है और मैं उसकी। चुप हो जा, झूठ बोल रही है तू। तूने फंसाया मेरे बाप को, पैसों की भूखी है तू। तो अपने बाप से जाकर पूछना। मर्डर में फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर जब ऑफिस में पूछताछ की थी तो वहाँ के लोगों ने कहा था कि ऑफिस की कार तीनों पार्टनर्स यूज करते हैं और एक एक्स्ट्रा चाबी ऑफिस में भी होती है। हाँ, तो ऐसा हो सकता है ना कि या तो कातिल इन तीनों पार्टनर्स की फैमिली में से ही कोई है, या फिर इनके अलावा कोई ऐसा आदमी जिसकी पहुंच उन चाबियों तक थी। उसने मुकेश का मर्डर किया और गन इस सुरेश की कार में प्लांट कर दी। कौन हो सकता है ऐसा? पुलिस ने साक्षी के कातिल को ढूंढ लिया था। आर्यन ने साक्षी का कत्ल किया था अपनी मां की खुशियां वापस लौटाने के लिए, बिना ये सोचे कि इस कदम से उसने अपने परिवार को बर्बाद कर दिया था। पर सवाल अभी भी वही था कि मुकेश का कातिल कौन है। पुलिस की हर संभव कोशिश एक डेड एंड पर जाकर रुक जाती थी। इसलिए पुलिस ने एक बार फिर सब कुछ शुरू से शुरू करने का सोचा, और तब कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जिसे पुलिस ने पहली बार गलती से नजरअंदाज कर दिए थे। इसमें साफ साफ तो लिखा है कि मुकेश अग्रवाल को जो गोली मारी गई वो सीधी नहीं बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ। इतनी बड़ी भूल हमसे हुई कैसे? सर ये बात तो मैंने आपको बताई थी, इसमें भूल कैसे? भूल यही है कि हमने इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को नजरअंदाज किया है। मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ। मुकेश अग्रवाल की हाइट 6 फीट की थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसे लगभग 10 फीट दूर से गोली मारी गई, और गोली की ट्रैजेक्टरी नीचे से ऊपर की तरफ थी। जनरली लोग जब शूट करते हैं तो वो चेस्ट पे निशाना लगाते हैं, लेकिन मुकेश को गोली शोल्डर पे लगी। इसका मतलब वो कोई प्रोफेशनल शूटर नहीं था जो सिर्फ 10 फीट की दूरी से सही निशाना नहीं लगा पाया। शर्मा, जरा शोल्डर को एम करो और शूट करो। वेरी गुड। गुप्ता, अब तुम वहां जाओ और शोल्डर को एम करके शूट करो। सर। करेक्ट। शर्मा, जरा इधर आओ। ये देखो, ये वो टारगेट है जो तुम्हारी बुलेट से हिट हुआ। वो एकदम सीधी बॉडी के पार हुई है, और गुप्ता ने जो शोल्डर पे गोली शूट की उसकी ट्रैजेक्टरी नीचे से ऊपर की तरफ। मतलब जिसने भी शूट किया है उसकी हाइट मुकेश की हाइट से काफी कम थी। गुप्ता, तुम्हारी हाइट कितनी है? सर मेरे 5 फुट 8 इंच। शर्मा, हमारे सस्पेक्ट्स में से किसकी हाइट 5 फुट 8 इंच की है? जरा पता लगाओ। सर मुकेश मर्डर केस के सारे सस्पेक्ट, सुरेश, उसकी पत्नी काजल, उसका बेटा आर्यन, मुकेश की पहली पत्नी प्रेरणा, उसकी बेटी नीति, मुकेश की पत्नी अलका, और वो लॉयर परवेश और उसका बेटा कार्तिक। किसी की भी हाइट मुकेश की हाइट से या तो ज्यादा है या उसके बराबर है या बहुत कम है। किसी की भी हाइट परफेक्ट 5 फुट 8 इंच नहीं है, वो सिर्फ तेरी है। बता, क्यों मारा अपने फादर को? मैंने अपने पापा को नहीं मारा। तो रो क्यों रहा है? उन्हें नहीं मारना था, उन्हें तो बस एक गोली में घायल करना था। मतलब गोली तू नहीं चलाई? ये सब पापा का ही आइडिया था। मैं आप पे गोली कैसे चला सकता हूँ? मुझे मारना नहीं है, सिर्फ घायल करना है, ताकि मैं ये इल्ज़ाम सुरेश और नलिन पे लगा सकूं। उन दोनों ने मेरी जिंदगी मुश्किल कर रखी ऑफिस में।
एक बार वो दोनों अरेस्ट हो गए ना, पूरी कंपनी हमारी होगी। जिंदगी में इससे बड़ी सिक्योरिटी और क्या होगी? पर साक्षी का क्या? आप उसे छोड़ दोगे ना? हाँ, छोड़ दूंगा उसे मैं। प्रॉमिस। हाँ। पापा ने पूरा प्लान तैयार कर लिया था। मेरे पास सुरेश अंकल के कार की डुप्लीकेट चाबी भी थी और मैं वहां चला गया जहां पापा ने मर्डर का प्लान किया था। ये जगह मैंने इसलिए चुनी है कि यहाँ आधी रात को भी ट्रैफिक होता है। हर 5-6 मिनट में कोई ना कोई कार पास होती है। सिटी हॉस्पिटल सिर्फ यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे है। और सबसे बड़ी बात, प्लान ने बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। अगर पुलिस से इन्वेस्टिगेशन में चूक नहीं हुई होती तो ये केस शायद पहले ही सॉल्व हो जाता, लेकिन इस केस की नियति कुछ और थी। और 1 साल बाद एक और खून होने के बाद पुलिस को न सिर्फ दोनों कत्ल में माउजर गन का कनेक्शन मिला, बल्कि ये केस भी उसके अंजाम तक पहुंचा। लालच बुरी बला है, संतुष्ट जीवन ही सुखी जीवन का मूल मंत्र है। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रीलोडेड के इस नए अध्याय के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। विश्वसनीय है। इस केस में ऐसे कई किरदार थे जिनके ऊपर पुलिस को शक था और उन सभी के पास मर्डर करने का मोटिव भी था। हर बार जब कोई नया सुराग मिलता, पुलिस उस एंगल से केस की जांच करती, पर इसके बावजूद भी पुलिस असली गुनहगार तक नहीं पहुंच पाई थी और हर बार एक डेड एंड पर जाकर खड़ी हो जाती थी। आखिरकार पुलिस को ये केस बंद करना पड़ा। तो क्या थी इस केस की सच्चाई? और वो दूसरी हत्या जो हमने अभी देखी, वो लड़की कौन थी? उसका और उसकी हत्या का इस केस से क्या कनेक्शन था? चलिए इसकी शुरुआत करते हैं वहां से जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ। इतना आसान नहीं है कार्तिक। एक बार जुर्म साबित हो जाए तो सजा होना पक्का है। पर पापा अगर वो खुद ही मान ले कि उन्हें साइन को फॉर्ज किया है तो सजा कम तो हो सकती है ना? मुश्किल है। का वॉलेट है, चेक करो। सर हमने उनकी फैमिली को फोन कर दिया है। उनके बेटे और वाइफ आते ही होंगे। गुड। शर्मा और हमें इंस्पेक्टर साहब, कैसे हो गया ये सब कुछ? वो ठीक तो है? आप शांत हो जी, जरा मेरे साथ आइए। ये मुकेश जी ने अपनी रिकॉर्डिंग में कहा है कि उनके पार्टनर सुरेश और नलिन, उन्होंने उन पर हमला किया है। हो सकता है बिजनेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो। आप बता सकती हैं उनका बिजनेस में कोई प्रॉब्लम चल रहा था क्या? इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने अपने बिजनेस के बारे में कभी मुझसे कुछ डिस्कस ही नहीं किया और सच कहूं तो मैंने भी कभी उनसे पूछा नहीं। लेकिन ये सुरेश और नलिन, इनके साथ तो इनकी अच्छी पट्टी थी। जहां तक मैं जानती हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कैसे कर सकते हो सर? डॉक्टर साहब, अब कैसे है वो? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्लीज सर, एक ये सब क्या हो गया? सर, पेशेंट की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है। बचने के चांसेस बहुत कम है। अगर आपको स्टेटमेंट लेनी है तो आप बात कर लीजिए। थैंक यू डॉक्टर। मुकेश जी, ये देखिए, ये रिकॉर्डिंग देखिए। आप बिना प्रेशर लिए सिर्फ इशारे में बताइए, क्या ये स्टेटमेंट आपने रिकॉर्ड किया अपनी मर्जी से? मतलब आपके पार्टनर्स सुरेश और नलिन, उन्होंने आप पर गोली चलाई? हाँ, मेरे पार्टनर ने गोली मारी और उन्हें आप बाहर जाइए। नर्स, बैग नीचे करो। इंस्पेक्टर साहब, क्या हो रहा है? हाउस कैसे? देखिए, आप टेंशन मत लीजिए, ट्रीटमेंट चल रहा है, वो ठीक हो जाएगा। हाँ? I'm sorry, he's no more.
शर्मा, ये बॉडी का पोस्टमार्टम कराओ और सुरेश और नलिन दोनों को अरेस्ट करो तुरंत। कैसे जा सकते हो? इतनी रात को कौन आया? सुरेश गुप्ता। जी मैं ही सुरेश गुप्ता हूँ। पर बात क्या है? हम आपको अरेस्ट करने आए हैं। घर की तलाशी लो। अरे एक मिनट, अरेस्ट इसलिए? मुकेश अग्रवाल के कत्ल के जुर्म में। क्या? मुकेश का मर्डर? हाँ, अभी कुछ देर पहले ही मुकेश का मर्डर हुआ है एमजी रोड। मरने से पहले उसने तुम्हारा और सुरेश गुप्ता का नाम लिया। गुप्ता, पूरा घर चेक करो। मैडम। सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरे पति मुकेश जी को सपने में भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आपके पास इसके अलावा कोई प्रूफ है कि मेरे पापा ने किया है? आप वारंट लेके आइए। हमें हमारा काम पता है। इन्वेस्टिगेशन के बीच में बाधा मत डाली। मैडम पूरे घर की तलाशी ली, कुछ नहीं मिला और घर में दूसरा कोई है भी नहीं। फैमिली कहाँ है तुम्हारी? मैं बैचलर हूँ, इसलिए अकेला रहता हूँ। मुकेश का खून तूने किया ना? बोल बोल। मैंने बताया ना, मैंने किसी का खून नहीं किया। आवाज कम कर, झूठ बोल रहा है तू। वीडियो देखा ना तूने? मरता हुआ आदमी झूठ बोलता है क्या? हाँ? लेकिन सर ये कैसे पॉसिबल है? कल रात को मैं अपने बीवी बच्चों के साथ बर्थडे पार्टी में था। मेरे कजन के बेटे की बर्थडे पार्टी थी रेस्टोरेंट में। हमारे अलावा वहां 30 लोग और भी शामिल थे। आप चाहे तो उन सबसे पूछ सकते हैं। मैंने कहा ना मैं वहां नहीं था। आवाज नीची करके बात कर। अरे मैडम, मैं कल शाम 8 बजे से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में था। मेरे पापा को हार्ट अटैक हुआ है। मैं रात में 1 बजे निकला हूं वहां से और सीधा अपने घर आया हूं। मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से हॉस्पिटल की पेमेंट की। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। मुकेश ने कहा था कि कंपनी का 10 लाख रुपया तूने हड़पा है, उसका क्या? पैसे हड़पने का तो सवाल ही नहीं होता सर। पैसे मैंने नहीं बल्कि मुकेश ने लिए थे, वो भी पूरे 10 लाख रुपए, अपने दूसरे बिजनेस को बचाने के लिए। उसने कहा था कि वो 6 महीने में सारे पैसे लौटा देगा। इनफैक्ट उसने पोस्ट डेटेड चेक भी दिए थे और ये सारे पॉइंट उसने स्टैम्प पेपर में मेंशन किए थे। और तूने ऐसा क्या किया था मुकेश के साथ जो इससे भी बुरा था? सर मैंने कुछ नहीं किया है, इस बात की मैं कसम खा सकता हूँ। हम तीनों पिछले 15 साल से पार्टनर्स हैं और हमारे बीच में कभी झगड़ा तक नहीं हुआ है। इनफैक्ट हम तीनों तो हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। ये एलीट बिल्डर हम पे दबाव बना रहे हैं कि ये कंपनी हम उन्हें सेल कर दें, तो तुम लोग अपने अपने शेयर निकाल लो। मुकेश, हम पार्टनर्स हैं, हम इकट्ठा मिलकर फाइट करेंगे। हाँ मुकेश, हमें कोई नहीं तोड़ सकता। जब तुम लोगों में इतना ही भाईचारा था तो मुकेश ने तुम दोनों पे इल्जाम क्यों लगाया? सर वो मुझे नहीं पता। हो सकता है कि किसी के दबाव में आकर उसने ये बात कही हो। किसके दबाव में? वो मुझे नहीं पता सर, लेकिन सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि उस दिन हम दोनों एमजी रोड पर थे ही नहीं। सर, सुरेश के बयान को वेरीफाई किया, वो सच कह रहा है। उस रात सच में वो बर्थडे पार्टी के लिए रेस्टोरेंट में गया हुआ था और रेस्टोरेंट के सीसीटीवी कैमरा में वो साफ नजर आ रहा है। रात के 1 बजे वो वहां से अपनी बीवी और बच्चे के साथ निकला था। तो सर चांस ही नहीं है कि रात 12 बजे वो एमजी रोड पे। सर, परवेश और कार्तिक को लगभग 12 बजे के आसपास मुकेश एमजी रोड मिला था और उस वक्त नलिन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में था, जहां पर उसने अपना क्रेडिट कार्ड यूज किया था बिल पे करने के लिए। हमने हॉस्पिटल और बैंक दोनों से वेरीफाई किया, इसलिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो एमजी रोड गया। सर एक चांस ये है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर को यूज किया। हाँ, लेकिन मुकेश ने अपने बयान में साफ साफ सुरेश और नलिन का नाम लिया है कि उन दोनों ने उस पर गोली चलाई है, किसी और ने नहीं, और दोनों के पास बाइक भी है। लेकिन अभी तुम दोनों ने कंफर्म किया कि वो दोनों वहां थे ही नहीं। सर हो सकता है ये मुकेश झूठ बोल रहा हो। हाँ, लेकिन एक मरता हुआ आदमी झूठ क्यों बोलेगा? एक काम करो, ये परवेश और कार्तिक, इन दोनों की डिटेल्स निकालो और ये मुकेश की फैमिली के बारे में पता करो। आपस में इनमें कोई प्रॉब्लम चल रही थी क्या? मुकेश के पेरेंट्स तो 10 साल पहले ही गुजर गए थे और मुकेश अपने पेरेंट्स के इकलौते थे। कल रात तुम कहाँ थे? सर मैं अपने कमरे में मूवी देख रहा था और फिर राहुल, तेरे पापा को गोली लग गई।
क्या? हॉस्पिटल से फोन आया, चल जल्दी से। मैं तो बस किचन का काम खत्म करके सोने ही जा रही थी, अचानक कार्तिक का फोन आया कि हॉस्पिटल आ जाओ। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आया। मुकेश तो डिनर करके बाहर वॉक करने गए थे। सुरेश और नलिन को कैसे पता चला कि मुकेश रात को डिनर के बाद बाहर वॉक करने जाने वाले? तो आपको भी लगता है कि सुरेश और ननिल ने मुकेश को मारा है? आपको नहीं लगता इंस्पेक्टर? I mean, मुकेश ने अगर कहा है तो सच ही कहा होगा ना, वो झूठ क्यों बोलेंगे? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मुकेश की मौत एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से हुई है। सर करीब 10 फीट की दूरी से मुकेश के कंधे पे गोली चलाई गई, तो गोली की ट्रेजेक्टरी नीचे से ऊपर की तरफ है। सर हमने सुरेश और नलिन की स्टोरी वेरीफाई की और दोनों की कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक किए। कॉल रिकॉर्ड्स में किसी हिस्ट्री शीटर या कॉन्ट्रैक्ट किलर का कनेक्शन नहीं निकला। सर शूटिंग का कोई आई विटनेस भी नहीं है और ना ही कोई सीसीटीवी कैमरा उस एरिया में है। रुको, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। देखिए मैं 2 मिनट ही बात करना चाहती हूँ, प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, मुझे पहचाना ना आपने? मुकेश की वाइफ। हाँ बोलिए। सर मैंने सुना है कि आप नलिन और सुरेश को छोड़ रहे हैं, क्या ये बात सच है? हेलो। हाँ छोड़ना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मुकेश जी का स्टेटमेंट हमारी इन्वेस्टिगेशन के फैक्ट से मैच नहीं करता और उन दोनों के खिलाफ हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए हम उन्हें ज्यादा दिन कस्टडी में नहीं रख सकते। लेकिन सर आप भी जानते हैं खून हुआ है मेरे पति का, कुछ भी कीजिए, हाथ छोड़ रही हूँ आपके आगे। जिसने भी मेरे पति को मारा वो को मुझे इंसाफ चाहिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जैसे ही कोई प्रोग्रेस होगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू। सर इस परवेश के बारे में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली। ये परवेश ट्रिनिटी बिल्डर्स का मेन लॉयर हुआ करता था 1 साल पहले तक, लेकिन किसी बात को लेकर मुकेश ने उसे कंपनी से निकाल दिया। पर ये बात इस परवेश ने हमसे क्यों छुपाई कि वो मुकेश अग्रवाल को जानता था? सर आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, पर पता नहीं उस दिन मेरे दिमाग से कैसे निकल गया कि मैं आपको बताता कि मैं मुकेश जी को जानता था। अरे ऐसे कैसे दिमाग से निकल गया? आप खुद एक लॉयर है ना, आपको कम से कम हमसे नहीं छुपाना चाहिए था, हमसे तो सच्चाई बताते हैं। जी बिल्कुल सही, पर मैं ये भी समझ सकता हूँ कि आपको इसकी वजह से मुझ पर शक भी होगा, पर आपका ये शक बेबुनियाद है। उस रात मैं और मेरा बेटा कार्तिक मेरे क्लाइंट के यहाँ शादी अटेंड करके घर वापस लौट रहे थे पवन बाग से। वहाँ से मेरे घर की दूरी करीबन 10 मिनट की थी, मगर लौटते वक्त एक ट्रक की वजह से पूरा रास्ता जाम था, तो हमने बीच का रास्ता लिया, तो हमें करीबन 15 मिनट लगे और वही रास्ते पर हमें मुकेश जी पड़े मिले। और सर मेरे पास वो वेडिंग इनविटेशन कार्ड भी है, ये देखिए सर। आप गनीमत समझिए कि हमने ये वीडियो रिकॉर्ड कर ली, वरना आपको तो हम पर शक होता। अच्छा एक बात बताइए, मुकेश ने आपको अपने कंपनी से क्यों निकाला था? एक्चुअली सर एक डिस्प्यूटेड लैंड था जिस पर 5-6 अलग अलग पार्टीज का हक था। मुकेश जी चाहते थे कि मैं इलीगली वो ज़मीन उनके नाम पर करवा दूँ। अरे वो 5-6 लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास, उन्हें डरा धमका के भगा दूंगा मैं, वो अपना क्लेम वापस कर लेंगे, तो मैंने उसे तैयार करो। नहीं मुकेश, ये सब इलीगल है, नहीं करूँगा। तो आज के बाद तुम्हारी जरूरत भी नहीं है मुझे, तुम जा सकते हो। सर मुकेश जी ने अपने छोटे से लालच की वजह से 10 साल पुराना रिश्ता 1 मिनट में तोड़ दिया, तो मैंने भी कंपनी छोड़ दी और कभी पलट कर नहीं देखा। सर अगर मुझे ही बदला लेना होता तो मैं इतना लंबा इंतजार क्यों कर, बताइए आप। सर परवेश ने जो कहानी बताई थी वो करेक्ट है। वो लोग उस रात सच में शादी में गए हुए, शादी के वीडियो फुटेज में वो लोग साफ नजर आ रहे हैं। और सर उस रात हाईवे पे सच में ट्रैफिक जैम था जैसे परवेश ने बताया था, इसीलिए उन्होंने अंदर का रास्ता लिया। सर हमने सुरेश और नलिन की स्टोरी वेरीफाई की, सब सच बोल रहे। 6 महीने की इन्वेस्टिगेशन और सभी संदिग्धों पर नजर रखने के बाद भी जब पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा तो पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। मुकेश की केस फाइल बंद करने के 6 महीने बाद, यानी कि मुकेश के मर्डर के 1 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने ठंडे बस्ते में पड़े मुकेश मर्डर की केस को रीओपन करा दिया।
हेलो पुलिस स्टेशन। पूजा चेक करो सर। जरा आसपास चेक करो। सर जिस लड़की की बॉडी हमें मिली थी उसका नाम साक्षी व्यास है। पर ये फोन जो उस बंगले में मिला था अनलॉक हो गया। ये फोन उसी का है। सर कॉन्टैक्ट लिस्ट में नाम देखिए। 3+ बिल्डर्स ऑफिस, मुकेश अग्रवाल सर, सुरेश गुप्ता सर, नलिन सुखाने। मुकेश अग्रवाल मर्डर केस। हाँ सर, और जिस बंगलों में हमें साक्षी व्यास की बॉडी मिली वो भी 3+ बिल्डर्स के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। इन दोनों पार्टनर से फिर से मुलाकात करनी पड़ेगी। जी हाँ, हम साक्षी को जानते हैं। हमारे यहाँ अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करती है। मर्डर हुआ है उसका, वो भी आपकी कंपनी के बंगले में। क्या मर्डर हो गया? जी। लेकिन कल तो वो ऑफिस आई थी, आज नहीं आई, तो हमें लगा कि शायद अपनी माँ की देखभाल के लिए छुट्टी ले ली होगी। साक्षी की माँ नूतन बीमार रहती है, वो अपने बिस्तर से उठ तक नहीं सकती है। अच्छा एक बात बताइए, उसे कोई परेशान वगैरह तो नहीं कर रहा था? नहीं। उसका कोई अफेयर वगैरह? नहीं ऑफिसर, ऑफिस में तो ऐसा कुछ नहीं था। और वो बाहर क्या करती है वो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ व्यवहार में अच्छी थी और काम भी अच्छा करती थी। उसके घर का एड्रेस दीजिए, और हाँ आपके स्टाफ से पूछताछ कर लें। हाँ श्योर। साक्षी ने अपने पर्सनल लाइफ के बारे में कभी आपसे कोई बात की है? नहीं सर, वो अपने आप में रहती थी, कभी किसी से ज़्यादा घुलती मिलती नहीं थी। साक्षी के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते सर। यही है ना? क्या हुआ सर? वो हमें साक्षी की माँ से मिलना है। नूतन जी तो बिस्तर पे है और उनकी बेटी साक्षी ऑफिस में होगी। क्या बात है इंस्पेक्टर? साक्षी का मर्डर हुआ। क्या? हे भगवान, नूतन जी का क्या होगा? साक्षी तो कितनी प्यारी बेटी थी। मेरे पास इमरजेंसी चाबी उन लोगों ने देके रखी है, मैं अभी लेके आती हूँ। सर ऊपर प्लीज। गुप्ता, डॉक्टर को फोन करो। सर। पूजा, जरा आस पड़ोस में साक्षी के बारे में पता करो। सर आप आइए। हाँ जी, आप ठीक है? पानी पियेंगे? भगवान साक्षी जैसी बेटी सबको दे। इतना साल से उसकी माँ बीमार रहती थी कि 3 साल पहले उन्होंने बिस्तर ही पकड़ ली, पर साक्षी, उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। मैंने तो साक्षी से कहा भी था कि अपनी माँ को ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर दी। माँ की सेवा मेरे जैसे और कौन करेगा रंजना आंटी, और जब तक मैं हूँ मैं किसी और से माँ की सेवा क्यों करवाऊँ? क्या साक्षी को कोई परेशान करता था, या फिर किसी से लड़ाई हुई हो, या फिर उसका कोई अफेयर वगैरह? नहीं मैडम, हमारा मोहल्ला तो बहुत सेफ है, और साक्षी को नूतन जी की सेवा और उसकी नौकरी में से फुर्सत ही कहाँ मिलती थी जो वो कोई अफेयर करे। तो इसका मतलब ये साक्षी एक आइडियल बेटी थी, एक अच्छी पड़ोसी भी थी। हाँ सर, मेरी राजीव सर से भी बात हुई। उन्होंने कहा कि साक्षी ऑफिस में भी बहुत अच्छे से काम करती है। सर लेकिन अजीब बात यह है कि साक्षी के ऑफिस में साक्षी के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता, और उससे अजीब बात यह है कि साक्षी के बैंक अकाउंट में कभी भी 3+ बिल्डर्स से कोई पेमेंट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। हाँ लेकिन हमने जब बैंक स्टेटमेंट चेक किया तो एक पेमेंट आई थी जो मैटरनिटी क्लिनिक को की गई थी। जरा पता करो ये पेमेंट क्यों की गई थी? जी मैम, 2 महीने पहले साक्षी व्यास ने यहाँ पे अबॉर्शन करवाया था। कंसर्न किसने दिया था? उसकी मदर नूतन व्यास, जो उसको यहाँ पे अबॉर्शन के लिए लेके आई थी। सर मैंने हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज चेक किया। जो औरत साक्षी के साथ अबॉर्शन के लिए गई थी वो 3+ बिल्डर्स के ऑफिस की एक एम्प्लॉई है। उसका नाम ज्योति है। ये तुम लोगों की कंपनी में चल क्या रहा है? साक्षी एम्प्लॉय थी ना आपकी?
फिर उसके बैंक अकाउंट में एक भी सैलरी डिपॉजिट क्यों नहीं हुई? आप सही कह रहे हैं सर, हमारे पास उसकी सैलरी का कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि उसे सारी पेमेंट कैश में होती थी। क्यों? क्योंकि साक्षी का पूरा पैसा उसकी माँ की